इस तरह लंबे समय तक मेज पर चित्र बनाना आसान नहीं है, खासकर जब वह ध्यान केंद्रित और तल्लीन होता तो वह आराम करना भूल जाता। ब्लूप्रिंट इस बात से जुड़े होते हैं कि निर्माण सफल हो सकता है या नहीं, और आयामों और चिह्नों में जरा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। चरण ने ब्लूप्रिंट बनाने के बाद भी उन्हें ध्यान से जांचना जारी रखा। 3 दिन चित्र बनाने के बाद न सिर्फ उसकी गर्दन और पीठ में दर्द हो रहा था, बल्कि उसकी आंखें भी धुंधली पड़ रही थीं। प्रिया ने देखा कि वह कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी आंखों में परेशानी के भाव थे। वह आगे बढ़ी और चरण की ग्रीवा, रीढ़ और पीठ पर धीरे से मालिश करने लगी। पति, अगर आप थके हुए हैं तो आराम कर लीजिए। उसकी उंगलियों को अपनी गर्दन और पीठ पर हल्के से दबाते हुए चरण ने राहत की सांस ली। ये पूरा हो गया है, मुझे बस बाद में इसे अच्छी तरह से देखना है। उसने आंखें बंद कर लीं, कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपने शरीर को आराम दिया और अपनी पत्नी की कोमल देखभाल का आनंद लिया। प्रिया ने उसकी गर्दन की मालिश की, फिर उसकी कनपटियों और सिर को सहलाने में उसकी मदद की। हालांकि उसने पेशेवर मालिश का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी वह कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जानती थी जो लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं। दबाव न तो बहुत हल्का था और न ही बहुत ज्यादा, और चरण ने महसूस किया कि उसकी तनावग्रस्त आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पत्नी, तुम थोड़ी देर आराम करो, अगर तुम ज्यादा देर तक दबाओगी तो तुम्हारे हाथ दुखेंगे। प्रिया द्वारा थोड़ी देर मालिश करने के बाद चरण ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी उंगलियों को आराम देने में मदद की। जीनिंग और ये कल वापस आ रहे हैं, है ना? प्रिया उसकी बाहों में झुक गई, चरण से पुष्टि करते हुए। हाँ, शायद कल दोपहर। चरण ने सिर हिलाया। आज सुबह ये झांग जिनिंग और झांग जियानन का समूह ट्रेन से हाई सिटी से निकल चुका था। जब दोनों बात कर रहे थे, चरण ने प्रिया के पेट के माध्यम से अपनी पीठ के निचले हिस्से में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने आश्चर्य से प्रिया के पेट की ओर देखा। क्या बच्चा अभी थोड़ा सा बाहर निकल आया है? प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। चरण ने हाथ बढ़ाकर प्रिया के पेट को छुआ और महसूस किया कि उसका पेट पहले से ही स्पष्ट रूप से उभरा हुआ था, जो गर्भावस्था से पहले जैसा नहीं था। ये सचमुच एक जादुई एहसास था। जब चरण ने उसके पेट को छुआ तो अंदर के बच्चे ने उसे एक और जोरदार धक्का दिया। चरण की आंखें घूम गईं और उसने प्रिया से कहा, हमारा बच्चा जिंदादिल और सक्रिय है। जैसे ही दोनों बच्चे के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनकी आंखें उत्सुकता से भर गईं। आखिरकार कुछ ही महीनों में उनके घर में एक नन्ही जान का स्वागत होने वाला था। ... अगले दिन चरण प्रिया के साथ घर पर आराम कर रहा था। शाम के लगभग 4 बजे आंगन के बाहर से कई कारों के हॉर्न बजने लगे। चरण चेहरे पर मुस्कान लिए आंगन के गेट की ओर चला। आंगन के प्रवेश द्वार पर ये झांग जिनिंग और झांग जियानन 1 दर्जन अन्य लोगों के साथ 3 कारों से उतरे। उन तीनों के अलावा अन्य 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों में झांग जियानन द्वारा लाए गए अंगरक्षक और पेशेवर शामिल थे। अपने सामने के साधारण छोटे से आंगन को देखकर झांग जियानन गहरे संदेह में पड़ गए। चरण, एक महान प्रतिभा का व्यक्ति, वास्तव में इतने जीर्ण शीर्ण छोटे आंगन में रहता था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। जीनिंग, ये तुम वापस आ गए। ये राष्ट्रपति झांग ही होंगे, है ना? चरण वहां आया। उसकी नज़र झांग जियानन पर पड़ी, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। झांग जियानन की नज़र उसके सामने खड़े युवक पर पड़ी। वह लगभग 20 साल का लग रहा था, लंबा और हट्टा-कट्टा, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सबसे आकर्षक उसकी आंखें थीं, चमकदार और गहरी। उसकी आंखों में एक दृढ़ और बुद्धिमानी भरी रोशनी थी, मानो वह दुनिया की सभी चीज़ों के रहस्यों को समझ सकता हो। तुम चरण हो। हालांकि उसने बहुत पहले चरण के बारे में जानकारी देखी थी, लेकिन जब झांग जियानन ने चरण को देखा तो वह हैरान रह गया। क्या वह सचमुच कोई एकांतप्रिय, अद्वितीय, प्रतिभावान व्यक्ति हो सकता है? पिताजी, यह मेरे गुरु हैं, चरण। झांग जिनिंग तुरंत आगे बढ़े और सभी का परिचय कराया। गुरुजी, ये मेरे पिता झांग जियानन हैं। पीछे वाले सज्जन अंगरक्षक हैं और ये वे विशेषज्ञ हैं जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया था। अध्यक्ष झांग जिनिंग, आपकी यात्रा बहुत कठिन रही है। कृपया पहले अंदर आकर आराम करें। चरण ने सभी को अंदर बुलाते हुए कहा। सभी लोग चरण के पीछे आंगन में चले गए। चूंकि मुख्य हॉल में इतने लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए घर के अंदर केवल झांग जियानन, झांग जिनिंग, ये चरण और प्रिया ही थे। अन्य अंगरक्षक और विशेषज्ञ केवल आंगन में आराम कर सकते थे। प्रिया सभी के लिए चाय बनाने के लिए उठीं। झांग जियानन के घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मुख्य हॉल में चारों ओर देखा, फिर भी बहुत आश्चर्यचकित थे। हालांकि उनमें कोई गहरी जिज्ञासा नहीं थी। घर चाहे किसी भी प्रकार का हो, चरण जिस जगह पर वह रहता था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या चरण ने जो कहा वह सच था। चरण, मैं इस यात्रा में यहाँ उन डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और निर्माण तकनीक को विस्तार से समझने आया हूँ जिनका तुमने फ़ोन पर जिक्र किया था। चाय की 2 घूंट पीने के बाद झांग जियानन सीधे मुद्दे पर आ गया।
चरण भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे औपचारिकताएं पसंद नहीं थीं। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और झांग जियानन को इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह ब्लूप्रिंट लेने के लिए भीतरी कमरे में चला गया। जल्द ही वह ब्लूप्रिंट का एक मोटा ढेर लेकर बाहर चला गया। झांग जियानन की आंखें तुरंत चमक उठीं। चरण अपनी सीट पर लौटा, ब्लूप्रिंट निकाले और झांग जियानन को उनका परिचय दिया। यह मछली पकड़ने वाली नाव के डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है, ये क्रूज जहाज के डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है और यह छोटे विमान के डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है। चरण का परिचय सुनकर झांग जियानन के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वह जल्दी से डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट लेने के लिए आगे बढ़ा और आंगन में मौजूद लोगों से चिल्लाया, डुआन युआन, झो वेनमिंग, कैजिवेई, तुम सब लोग आ जाओ। आंगन में मौजूद इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने ये सुना और जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचे। तुम लोग आओ और इन ब्लूप्रिंट्स को देखो। झांग जियानन ने निरीक्षण के लिए ये ब्लूप्रिंट उन्हें सौंप दिए। वह कोई पेशेवर नहीं था, इस तरह के पेशेवर काम के लिए पेशेवर मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। डुआन युआन, झो वेनमिंग और कई जिवेई मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर इन ब्लूप्रिंट्स को एक एक करके पलट रहे थे। जितना वे देखते गए उतना ही वे उत्साहित होते गए, उतना ही रोमांचित होते गए। अंत में उन तीनों के चेहरे लाल हो गए और वे बार बार प्रशंसा से चिल्ला उठे। जब झांग जियानन ने उनकी चमकती आंखों और उनके उत्साहित भावों को देखा तो उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका दिल मजबूत हो गया। ऐसा लग रहा था कि चरण में वाकई ऐसी क्षमताएं थीं जिनकी बराबरी करना मुश्किल था। डिज़ाइन ब्लूप्रिंट देखने के बाद डुआन युआन, झो वेनमिंग और कई जिवेई ने अपनी उत्तेजना दबाते हुए चारण से पूछा, ये डिज़ाइन ब्लूप्रिंट तो एकदम सही हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य निर्माण तकनीक है। चारण उनकी बात समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने मुख्य निर्माण तकनीक और निर्माण प्रक्रिया के सभी सटीक आंकड़े पहले ही तैयार कर लिए हैं। अगर अध्यक्ष झांग और मैं सफलतापूर्वक सहयोग करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें आपके सामने दोनों हाथों से प्रस्तुत करूंगा। उन्हें सटीक डिज़ाइन ब्लूप्रिंट दिखाना ही काफ़ी था, वह अपने सारे पत्ते सामने नहीं रख सकते थे। जब झांग जियानन ने चारण की बातें सुनी, उसके हृदय में भी एक लहर उठी। वह सचमुच शुरू से ही अचंभित था। आप कैसे सहयोग करना चाहते हैं? चूंकि वह पहले ही पहल खो चुका था, झांग जियानन ने सीधे पूछा। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, जल्दी मत करो अध्यक्ष झांग। आपने एक लंबी और थकाऊ यात्रा की है, आराम करने के बाद सहयोग पर बात करते हैं। हाँ, ये सच है, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। झांग जियानन हंस पड़ा, उसकी आंखें चरण के लिए प्रशंसा से भरी थीं। एक स्थिर और बुद्धिमान युवक, वह एक बहुत अच्छा साथी लग रहा था। शाम 6 बजे चरण, झांग जियानन और अन्य लोगों के साथ पहले से बुक किए गए रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गए। छोटे से काउंटी कस्बे में कोई अति आलीशान होटल या रेस्टोरेंट नहीं थे, लेकिन स्थानीय व्यंजन काफ़ी अच्छे थे। भोजन के बाद सभी के बीच रिश्ता और भी परिचित हो गया। झांग जियानन ने चरण को सीधे उसके नाम से पुकारा और चरण ने आदरपूर्वक उसे अंकल झांग कहकर संबोधित किया। भोजन शाम 8 बजे तक चला। रात के खाने के बाद चरण ने उन्हें अपने द्वारा बुक किए गए होटल में भेज दिया। फुजियांग होटल पहले से ही छोटे काउंटी कस्बे का सबसे अच्छा होटल था। झांग जियानन और अन्य लोगों को बिठाने के बाद विक्रम और चरण उठकर चले गए। रात के आसमान में सड़क के दोनों ओर के घरों की रोशनी से जगमगाते हुए दोनों आगे आगे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लू हुई उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये क्या तुमने अपने माता पिता को अपने और जी निंग के बारे में बताया है? चरण ने विक्रम की ओर देखा और पूछा। हाँ, मैंने किया है। इस बार जब मैं जी निंग को ढूंढने गया था तो मैंने अपने माता पिता को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं इस जन्म में सिर्फ जी निंग से ही शादी करूंगा और वे मेरे प्यार को पाने में मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आंटी और अंकल आपके साथ बहुत अच्छे हैं। चरण के स्वर में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। विक्रम का परिवार सुखी और सामंजस्यपूर्ण था और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। चरण ने बचपन में इतना सादा और गर्मजोशी भरा पारिवारिक जीवन कभी नहीं देखा था। लेकिन सौभाग्य से अब उसकी शादी हो चुकी थी, प्रिया उसके साथ थी और उसका एक भरा पूरा परिवार था। भविष्य में उसके अपने बच्चे भी ऐसे ही खुशहाल परिवार में पले बढ़ेंगे। मैं कल जी निंग के पिता के साथ सहयोग पर चर्चा करने की योजना बना रहा हूँ। अगर हमारा सहयोग सफल रहा तो ये आपको आंटी और अंकल से शादी के प्रस्ताव की तैयारी करने के लिए कहना चाहिए। चरण ने एक पल सोचा और विक्रम को याद दिलाया। विक्रम और झांग जिनिंग की शादी झांग जियानन के हुआंगान काउंटी में रहते हुए तय हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं वापस जाकर अपने माता पिता को बता दूंगा। विक्रम को चरण की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। छोटे से आंगन में पहुंचकर चरण ने लू हुई से विक्रम को घर छोड़ने के लिए कहा। उसने और प्रिया ने नहा धोकर आराम करने की तैयारी कर ली। अगले दिन नाश्ते के बाद चरण, झांग जियानन के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से फुक्सियांग होटल गया। दोनों ने कमरे में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत की।
जब झांग जियानन ने चरण को कमरे से बाहर भेजा तो दोनों के चेहरों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। पिताजी, गुरुजी, आपकी बातचीत कैसी रही? झांग जिनिंग जल्दी से आगे आई। उनकी नज़रें झांग जियानन और चरण पर घूम रही थीं। ये जानना जरूरी था कि चरण और झांग जियानन के बीच सहयोग उनके और विक्रम के जीवन की एक बड़ी घटना से जुड़ा था। सहयोग सफल रहा। अब से चरण हमारे जोहो परिवार का भागीदार होगा। झांग जियानन ने अपनी बेटी की ओर देखा और जब उनकी नज़र चरण पर पड़ी तो वह प्रशंसा से भरी हुई थी। वह सचमुच एक असाधारण युवक था, उसके साथ बातचीत करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनकर झांग जिनिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने चरण की ओर देखा और देखा कि वह मुस्कुरा रहा है और धीरे से सिर हिला रहा है। झांग जिनिंग का दिल तुरंत शांत हो गया। चरण के पास विनिर्माण तकनीक थी जो बाजार में उपलब्ध तकनीक से बेहतर थी और उन्होंने कुछ बातचीत कौशल का भी इस्तेमाल किया। झांग जियानन के साथ अपनी चर्चाओं में उन्होंने सहयोग का 38% हिस्सा सुरक्षित कर लिया। दूसरे शब्दों में, झांग जियानन मानव संसाधन, सामग्री और वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे, जबकि चरण तकनीक प्रदान करेंगे। जहाजों, विमानों आदि के निर्माण में उनके सहयोग से अर्जित धन का 38% चरण का होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चरण ने विक्रम और झांग जिनिंग के बीच विवाह का मुद्दा उठाने का भी अवसर लिया। झांग जियानन स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए सहमत हो गए। उनके दिल का तराजू पूरी तरह से चरण की ओर झुक गया था। अगले दिन विक्रम का परिवार शादी का प्रस्ताव रखने आया। हाई सिटी के इस महान उद्यमी का सामना करते हुए फादर जोहो और जोहो मदर का रवैया गर्मजोशी और विनम्र था, फिर भी न तो विनम्र और न ही अभिमानी। झांग जियानन जैसे व्यक्ति की नज़र में ये बातें शायद कोई खास मायने न रखती हों, लेकिन जोहो परिवार के लिए उन्होंने पूरी ईमानदारी दिखाई। हालांकि झांग जियानन को लगा कि जोहो परिवार की पृष्ठभूमि थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उनकी बेटी विक्रम को पसंद करती थी, तो वो क्या कर सकते थे। इसके अलावा चरण के साथ भी झांग जियानन को लगता था कि विक्रम का भविष्य अपार है। आखिरकार अब तक विक्रम के नाम से चलने वाले उद्योग पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली थे। उनके पास एक मशीनरी फैक्ट्री थी और उन्होंने चरण के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण फैक्ट्री और एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री खोली थी। इतनी कम उम्र में ही वह कई कंपनियों में शेयरधारक बन चुके थे। एक बार उनका करियर आगे बढ़ जाए तो भविष्य में उनकी कुल संपत्ति काफ़ी बढ़ सकती थी। हालांकि त्यानिक्सिंग ऐसे कार के प्रदर्शन और मुख्य निर्माण तकनीक को समझने के बाद झांग जियानन की उसमें गहरी रुचि पैदा हो गई। उन्होंने कार चलाने की कोशिश की और महसूस किया कि यह लाखों या करोड़ों की कीमत वाली कुछ विदेशी कारों से कम नहीं है। इसलिए विक्रम और झांग जिनिंग के बीच समझौता होने के बाद झांग जियानन ने चरण से फिर संपर्क किया और एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री खोलने के लिए सहयोग करने पर सक्रिय रूप से चर्चा की। ये सुनकर कि वह भी एक ऑटोमोबाइल निर्माण संयंत्र खोलना चाहता है, चरण खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से अपनी जीभ चटकाने लगा। ऐसा लग रहा था कि झांग जियानन की जेब में बहुत सारा पैसा था। वह किसी भी आशाजनक उद्योग और अवसर में शामिल होना चाहता था जो उसके सामने आए। हालांकि चरण के लिए यह एक जीत जीत वाला सहयोग था। चूंकि झांग जियानन हाई सिटी में एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहता था, इसलिए चरण स्वाभाविक रूप से सहयोग करने को तैयार था। हालांकि उसने कुछ सुझाव भी दिए। घरेलू मध्यम से निम्न श्रेणी के कार ब्रांड पहले से ही मौजूद हैं। हम सीधे एक लग्जरी कार ब्रांड क्यों नहीं बनाते, विशेष रूप से लग्जरी कारों का उत्पादन। त्यानशिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसे चरण विकसित और विस्तारित करना चाहता था, लेकिन वह निम्न से मध्यम श्रेणी के बाजार को लक्षित कर रहा था। अब जबकि झांग जियानन ने सहयोग का अनुरोध किया था, चरण इस अवसर का लाभ उठाकर चीन को अपना लग्जरी कार ब्रांड बनाने का अवसर देना चाहता था। चरण, क्या आपके पास ऐसी तकनीक है? ये सुनकर झांग जियानन ने जलती हुई आंखों से चरण को देखा। चरण को जानने के कुछ ही दिनों में उसने इस युवक को एक विशाल खजाने की तरह पाया था। उसकी प्रतिभा अथाह थी। बिल्कुल, मेरे पास है। चरण हंसा। ये जहाज और हवाई जहाज बनाने से कहीं ज्यादा आसान है, क्या आपको नहीं लगता झांग अंकल? झांग जियानन भी हंसे बिना नहीं रह सका। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, जब तक आप तकनीकी पहलुओं को संभाल सकते हैं, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मुझे 45% शेयर चाहिए। चरण सीधे अपनी मांग बता दी। ये सुनकर झांग जियानन की भौहें थोड़ी तंग गईं। यह मुमकिन नहीं है, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। आखिरकार चरण, आप तो सिर्फ तकनीकी और डिज़ाइन के पहलुओं को ही संभाल रहे हैं, लेकिन इस निर्माण तकनीक के बिना, मेरे डिज़ाइन ब्लूप्रिंट के बिना, अंकल झांग, आप हवा से लग्जरी कारें तो नहीं बना पाएंगे, है ना? चरण ने अपने होंठ सिकोड़े और शांति से झांग जियानन को देखा। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली डिज़ाइन ब्लूप्रिंट और निर्माण तकनीक बाजार में बेजोड़ हैं और कई अलग अलग मॉडल उपलब्ध होंगे। ये सुनकर झांग जियानन सोच में पड़ गए और अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानते थे कि चरण एक सच्चे इंसान हैं, वह इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगे।
वर्तमान में घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माण तकनीक पिछड़ी हुई थी। हालांकि कुछ विदेशी तकनीकें आ चुकी थीं, फिर भी विदेशी देशों की तुलना में काफ़ी अंतर था। अगर चरण के पास ऐसी निर्माण तकनीक होती जो विदेशी लग्जरी कारों को टक्कर दे सकती या उनसे भी आगे निकल सकती, तो यह व्यवसाय भविष्य में निश्चित रूप से लाभदायक होता। काफ़ी विचार विमर्श के बाद झांग जियानन चारण को 45% शेयर देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने चारण की बातचीत की कुशलता को लंबे समय से देखा था, वह अडिग थे। आखिरकार चारण के पास तकनीक थी और अगर बात फैल गई तो बहुत से लोग उनके साथ सहयोग करने को तैयार होंगे। सहयोग की बात पक्की होने के बाद दोनों ने एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिर वापस आते ही मैं फैक्ट्री लगाने की तैयारी शुरू कर दूंगा चारण। आपको मुझे जल्द ही लग्जरी कार के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट और निर्माण तकनीक भी देनी चाहिए। झांग जियानन ने आशा भरी आंखों से चारण को देखा। वह भी चीन में एक ऐसी लग्जरी कार के निर्माण का इंतजार कर रहे थे जो दूसरे देशों की कारों को टक्कर दे सके। चाचा झांग, चिंता मत करो, आधे महीने के अंदर मैं आपको लग्जरी कार के डिज़ाइन के 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट और मुख्य निर्माण तकनीक के आंकड़े दूंगा, चारण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके लिए ये बस 2 ब्लूप्रिंट बनाना और मुख्य तकनीक और निर्माण प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना था। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, 2 मॉडल तो और भी बेहतर हैं। झांग जियानन इस खबर से बेहद खुश हुए और आने वाले सहयोग के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक थे। झांग जियानन एक व्यस्त व्यक्ति थे जिनके पास कई काम थे, इसलिए वे हुआंगान काउंटी में ज़्यादा समय तक नहीं रुके। विक्रम और जीनिंग की सगाई और चरण के साथ सहयोग तय होने के बाद वे हाई सिटी लौटने के लिए रवाना हुए। जीनिंग चरण के साथ सीखना जारी रखना चाहती थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए वहीं रुक गईं। झांग जियानन को विदा करने के बाद चरण ने शरत और लियू कुई को बुलाया और सभी लोग एक अच्छे जश्न के लिए इकट्ठा हुए। विक्रम की आंखें लाल थीं और उन्होंने चरण की ओर शराब का गिलास उठाया। तियान जी, आपकी बदौलत जीनिंग और मैं साथ रह सकते हैं। ये शराब का गिलास मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। मास्टर, मैं भी आपके लिए टोस्ट करता हूँ। जीनिंग ने भी जल्दी से चरण के लिए अपना गिलास उठाया। चरण ने उन दोनों के साथ एक गिलास पिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम में से एक मेरा अच्छा भाई है और दूसरा मेरा शिष्य। बेशक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जीनिंग, अगर विक्रम ने कभी तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो बस अपने गुरु को बता देना और मैं उसे सबक सिखा दूंगा। वह विक्रम और जीनिंग के बीच सुखद संयोग को सुगम बनाने वाला मुख्य जोड़ तोड़ करने वाला था, और अगर जीनिंग को भविष्य में कठिन जीवन जीना पड़ा, चारण की वास्तव में हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी होगी। अरे तियांगे, देखो तुम क्या कह रही हो, मैं कभी बेरहम नहीं बनूंगा। विक्रम ने झट से बड़बड़ाया। हा 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 हा। बाकी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। छोटा सा आंगन हंसी और खुशी से भर गया। खाना शाम 8 बजे के बाद तक चला और देर होते देख सब ने अलविदा कहा और चले गए। चरण और प्रिया नहा धोकर बिस्तर पर लेट गए। पत्नी, चरण ने आज कुछ ज्यादा ही पी लिए थे और थोड़ा नशे में था। अपनी पत्नी के कोमल और सुगंधित शरीर को गले लगाते हुए उसने संतुष्टि का भाव दिखाया, तुम्हारा हमेशा मेरे साथ रहना वाकई अद्भुत है। प्रिया ने अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया और धीरे से कहा, पति जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। चरण ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से चूमा, फिर दोबारा चूमा। चूमने के बाद उसने उसे फिर से गले लगा लिया और उसकी बाहों में सिमट गया। प्रिया जानती थी कि वह थोड़ा नशे में है। उसने अपनी बाहों में लेटे आदमी को प्यार से देखा और धैर्यपूर्वक उसे सुलाने के लिए मना लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरा धीरे धीरे शांत होता गया। अगले दिन प्रिया झांग कियान के साथ स्वीटहार्ट गारमेंट फैक्ट्री चली गई, जबकि चरण घर पर चित्र बनाने के लिए रुका रहा। लगभग 9 बजे विक्रम और जीनिंग आए। जीनिंग एक होटल में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रम से काउंटी शहर में एक घर खरीदने के बारे में चर्चा की। विक्रम को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ हजार से लेकर दसियों हजार युआन में हुआंगान काउंटी में बहुत ही अच्छा घर खरीदा जा सकता था। उनके पास उस तरह के पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए चरण का अभिवादन करने के बाद दोनों एक साथ घर की तलाश में निकल पड़े। चरण चित्र बनाना जारी रखने के लिए घर पर रहा। उसने झांग जियानन को लग्जरी कार के डिज़ाइन के 2 सेट देने का वादा किया था। चरण ने ऊपर देखा और देखा कि लू हुई एक महिला को रोक रही थी जो प्रवेश द्वार पर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही थी। महिला का चेहरा साफ देखकर चरण थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वह जू मेई थी। वह क्या चाहती थी? चरण, जल्दी आओ, ये मुझे अंदर नहीं आने देगा। जू मेई ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुख्य हॉल में चरण पर जोर से चिल्लाए। चरण को उसकी आवाज़ कर्कश लगी, इसलिए वह उठा और आंगन के गेट की तरफ चल दिया। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? चरण को आते देख जू मेई ने अपने बालों की कुछ लंटें कान के पीछे करने के लिए ऊपर हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी। चरण, अगर कोई खास बात ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? वह आज स्वाभाविक रूप से चरण को रिझाने आई थी।
ज़ूमेई ने आज सोच समझकर कपड़े पहने थे, एक टाइट फिटिंग ड्रेस जो उसके पूरे फिगर को उभार रही थी। उसने हल्का मेकअप भी किया था, बस एक ही बार में चरण को पटाने की उम्मीद में। उसका पति कुई होंग जेल में था और उसकी सास उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। ज़ूमेई उस कष्टदायक जीवन से तंग आ चुकी थी। वह खाली कमरे में अकेली रातें बिताना नहीं चाहती थी। अगर वह सच में चरण के साथ संबंध बना पाती तो वह चरण से तलाक ले लेती। प्रिया से शादी कर लो। चरण ने भावशून्य चेहरे से ज़ूमेई के इश्कबाजी भरे प्रदर्शन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास करने को कुछ और नहीं है तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लो। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। ज़ूमेई का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर मुस्कुरा दी और चरण के करीब जाने की कोशिश करने लगी। हालांकि लू हुई ने उसे रोक रखा था, इसलिए वह चरण के सामने नहीं आ सकी। वह लू हुई को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। कितना परेशान करने वाला आदमी है। चरण, मैंने 2 मूवी टिकट खरीदे हैं, क्या हम साथ में मूवी देखने चलें? ज़ूमेई ने अपनी जेब से 2 मूवी टिकट निकाले। उसकी आवाज़ में इश्कबाजी थी और उसने चरण की आंखों में उत्सुकता भरी नज़रों से देखा। उसने ये साफ कर दिया था, चरण को लुभाना चाहिए, है ना? ज़ूमेई, क्या मैं इतनी स्पष्ट नहीं थी? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। चरण के चेहरे पर अधीरता दिखाई दे रही थी। या तो तुम खुद जा सकती हो या तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम चुनो। चरण, मुझे पता है मैं उस समय गलत थी। मुझे राहुल पर इतना मोहित नहीं होना चाहिए था। मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? चलो फिर से शुरू करते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। आह। ज़ूमेई की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लू हुई, जिसने चरण का इशारा पा लिया था, ने उसे बाहर फेंक दिया। वह ज़मीन पर गिर पड़ी, मानो उसका पूरा शरीर अलग हो गया हो। दर्द से ज़ूमेई की आंखों में लगभग आंसू आ गए। वह ज़मीन से उठी, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और उसने ऊपर देखा तो दोनों बड़े दरवाजे कसकर बंद थे। ज़ूमेई उसकी कमर पकड़े हुए काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। क्या चरण के मन में सचमुच उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थीं? नहीं, उसे यकीन नहीं हुआ। कोई पुरुष अपनी मरोड़ती हुई स्त्री को कैसे मना कर सकता है? और तो और, वह दिखने में भी अच्छी थी और उसका फिगर भी अच्छा था। चरण तो बस दिखावा कर रहा था। कहते हैं न, जब कोई स्त्री किसी पुरुष के पीछे पड़ती है तो वह एक पतले से पर्दे की तरह होती है। अगर वह और मेहनत करे तो वह चरण का मन जरूर बदल पाएगी। आखिरकार ज़ूमेई अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि चरण रिश्तों और वफादारी को महत्व देने वाला इंसान है। अगर वह चरण के लिए अपना गहरा स्नेह दिखाती रही तो वह अंततः उसे हटा ही देगी। ज़ूमेई अपनी लगभग टेढ़ी कमर पकड़े दर्द भरे भाव के साथ गली के दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। ज़ूमेई का दिल खुशी से उछल पड़ा, ये सोचकर कि चरण ने अपना मन बदल लिया है और उसके पीछे आ गया है। लेकिन जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और देखा कि वह कौन है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। ये तुम कैसे हो सकते हो? श्रुति का रास्ता रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। राहुल को देखकर श्रुति के चेहरे पर घबराहट और लाचारी के भाव उभर आए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जियांग शहर की जेल में बंद राहुल न जाने कब रिहा हो चुका है। श्रुति, राहुल के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसकी आंखें लाल थीं, मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह सामने खड़ी औरत को गौर से देख रहा था। क्या क्या करना चाहती हो? श्रुति डरकर एक कदम पीछे हट गई और राहुल को डरी हुई और सतर्क नजरों से देखने लगी। राहुल के जेल जाने के बाद श्रुति तुरंत उससे भिड़ गई। उसने न सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे को रखने से इनकार कर दिया, बल्कि राहुल को तलाक के लिए भी मजबूर कर दिया। उस समय राहुल जेल में था और हालांकि उसके दिल में नाराजगी थी, वह श्रुति का कुछ नहीं बिगाड़ सका और मजबूरन उसे तलाक के लिए राजी होना पड़ा। अब जब वह जेल से बाहर आ गया था तो स्वाभाविक रूप से उसने अपने पुराने दुश्मनों की तलाश शुरू कर दी। जेल में रहते हुए उसने किन जेंगवो और झाओ कैफे के एक के बाद एक जेल जाने की खबर सुनी। लेकिन जब वह किन परिवार के गांव लौटा तो राहुल को सचमुच एहसास हुआ कि परिवार में वह अकेला बचा है। वह चारण की हालिया स्थिति के बारे में पूछताछ करने हुआंगान काउंटी आया था। उसे यहाँ श्रुति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। श्रुति को इतने भड़कीले कपड़े पहने देखकर राहुल को अपने सामने खड़ी महिला से और भी घृणा हुई। उसने हाथ बढ़ाकर श्रुति का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ तीखी थी, मेरे साथ आओ। क्या कर रहे हो? राहुल, मुझे छोड़ दो। श्रुति ने राहुल का हाथ जोर से झटकने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पकड़ से बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो सकी। राहुल आधे साल से ज़्यादा समय से जेल में था और उसका शरीर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत लग रहा था। ठीक से काम करो वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। राहुल ठंडी आंखों से श्रुति को घूर रहा था। उसकी आंखों में निर्दयता देखकर श्रुति अवचेतन रूप से कांप उठी। राहुल को थोड़ा डर सा लगा। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, राहुल को अपना हाथ खींचने दिया और तेजी से वहां से चली गई। राहुल के आने तक उसे घसीटकर एक वीरान घर में ले गया कि श्रुति के मन में डर बैठ गया। राहुल,
तुम क्या करना चाहते हो? कहते हैं पति पत्नी एक ही जंगल के पंछी जैसे होते हैं, मुसीबत आने पर एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। मुझे पहले यकीन नहीं था, पर श्रुति कुतिया, तुमने मुझे सबक जरूर सिखाया। राहुल ने श्रुति को जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें तीखी थीं और वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। श्रुति ने उस पर क्रूर आभा महसूस की और खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाए। राहुल, फैंगे, शांत हो जाओ। उस समय की स्थिति तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी माँ ने मुझे अगवा करके बेच दिया था, लगभग एक पहाड़ी खाई में। श्रुति ने चुपके से अपनी लार निगल ली और जल्दी से अपना बचाव करते हुए बोली, उस बार उसने मेरा गर्भपात करवा दिया था और मैं लगभग मर ही गई थी। हमारा बच्चा खोना तुम्हारी माँ की ही गलती थी, फैंगे। मैं उस दौरान बहुत दुखी थी और मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने तलाक का प्रस्ताव रखा। क्या सच में? राहुल के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ठीक है, अब तुम मुझे साबित कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? श्रुति ने घबराकर पूछा। तुम क्या सोचते हो? राहुल की आंखें उस पर धुंधली सी घूम गईं। श्रुति का चेहरा तुरंत हल्का पीला पड़ गया। फैंगे, हमारा तलाक हो चुका है और इसके अलावा मैं अब दोबारा शादी कर चुकी हूँ। हम पहले जैसे नहीं रह सकते। अगर राहुल जेल से रिहा भी हो गया तो क्या? वह एक अपराधी था और बाहर आते ही सब उससे घृणा करेंगे। श्रुति ने उसे तहे दिल से देखा। वह राहुल के साथ संबंध बनाने को कैसे तैयार हो सकती थी? नाटक बंद करो, श्रुति। ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम चरण को रिझाने की कोशिश कर रही हो? राहुल आगे बढ़ा, श्रुति को जमीन पर गिरा दिया और उसके कपड़े फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। श्रुति बेतहाशा संघर्ष कर रही थी, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वह बेचैनी से राहुल पर चिल्लाए, राहुल, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वह एक आपराधिक कृत्य है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गुंडागर्दी के लिए भारी सजा दी जाएगी। थप्पड़। राहुल ने श्रुति को दबाया, अपना हाथ उठाया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। श्रुति, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। लगता है कुछ महीनों के अंतराल के बाद तुम्हारी हिम्मत सचमुच बढ़ गई है। मेरा तुम्हारे साथ सोने को तैयार होना तुम पर एक एहसान है। अगर तुम बड़बड़ाते रहे तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। श्रुति का गाल उसके थप्पड़ से सूज गया और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। अपने गाल पर चुभने वाले दर्द को महसूस करते हुए वह सिकुड़ गई, लेकिन राहुल को और गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जल्द ही श्रुति के सारे कपड़े राहुल ने फाड़ दिए, जिससे उसका सुंदर शरीर प्रकट हो गया। राहुल के लिए, जो कई महीनों से जेल में था और महिलाओं से दूर रहता था, ये निस्संदेह एक बहुत बड़ा उत्तेजक था। वह उत्सुकता से श्रुति पर टूट पड़ा। आह, ये बहुत दर्द कर रहा है। राहुल, तुम कमीने। राहुल की बेहुदा हरकतों को महसूस करते हुए श्रुति दर्द से चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। राहुल के मन में उसके प्रति एक गहरी अधिकार भावना थी। उसे बस अपनी एक तरफा भावनाओं की परवाह थी, उसे संजोने की जरा भी परवाह नहीं थी। श्रुति बार बार चीखी, लेकिन दर्द और अपमान सहती रही। जब तक उसने अपनी भड़ास पूरी नहीं कर ली, श्रुति ने दर्द से जमीन से अपने कपड़े उठाए। कपड़े पहनते समय उसके हाथ कांप रहे थे। राहुल एक तरफ बैठ गया, सिगरेट सुलगाए और धुआं छोड़ा। उसने श्रुति को कपड़े पहनते देखा और अचानक बोला, बताओ, पिछले आधे साल में जब मैं घर से बाहर था तब घर पर क्या क्या हुआ था? जेल से रिहा होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से सबसे पहले किन परिवार के गांव लौटा। हालांकि किन परिवार का छोटा सा आंगन पहले से ही घास फूस से भरा हुआ था और घर जीर्ण शीर्ण लग रहा था। किन झेंगुओ और झाओ कैफे की गिरफ्तारी के बाद से किन परिवार लंबे समय से वीरान पड़ा था। गांव वालों से पूछताछ करते हुए राहुल को किन झेंगुओ और झाओ कैफे की कैद की पूरी कहानी पता चली। उसने मन ही मन उन दोनों बुजुर्गों को बेवकूफ़ कहकर कोसा और अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस में पड़ गया। हालांकि बचने का रास्ता ढूंढने के अलावा अगला कदम बदला लेना था। चरण ने उसे इतने लंबे समय तक जेल में रखा था, जहां दिन सालों जैसे लगते थे। राहुल इस गुस्से को आसानी से नहीं झेल पा रहा था। श्रुति ने आंखें उठाकर देखा तो राहुल उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। बिना ज्यादा कुछ छिपाए श्रुति ने राहुल को उसकी कैद के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। बेशक उसने अपनी छोटी छोटी योजनाएं भी छिपाईं। श्रुति, चरण के बारे में राहुल की समझ भी सीमित थी और वह राहुल को ये बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी। वह बस इतना जानती थी कि चरण ने किसी व्यवसाय से पैसे कमाए हैं, एक कार खरीदी है और अंगरक्षक रखे हैं। श्रुति की बातें सुनकर राहुल की आंखों में उदासी छा गई। उसने जेल में बहुत कष्ट और यातनाएं झेली थीं, फिर भी चरण ऐशो आराम और आज़ादी की जिंदगी जी रहा था। इससे राहुल का मन बेचैन हो उठा। उसके अंदर एक भयंकर गुस्सा भड़क उठा। वह बदला लेना चाहता था। वह एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था और चरण को पैरों तले रौंदना चाहता था। हालांकि जेल में 6 महीने बिताने के बाद राहुल की सोच काफ़ी परिपक्व हो गई थी।
वह जानता था कि जल्दबाजी में काम करना बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। फिलहाल वह बस इंतजार कर सकता था। चरण की पृष्ठभूमि जानने के बाद वह उसके खिलाफ कदम उठाएगा। तुम्हारी अब दूसरी शादी हो गई है। तुम्हारा पति कहाँ है? और आज तुम चरण को क्यों ढूंढ रही थी? राहुल ने अपने दिल के विचारों को दबा दिया और ऊपर देखा, श्रुति को गौर से देखने लगा। राहुल की निगाहों से श्रुति थोड़ी घबरा गई। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और धीरे से कहा, हाँ, अब मेरी दोबारा शादी हो गई है। मेरे माता पिता ने मुझे 40 साल के एक विधुर से शादी करने के लिए मजबूर किया। उसका एक बेटा और एक बेटी है और उससे शादी के बाद सौतेली माँ के रूप में मेरा जीवन आसान नहीं है। कुछ समय पहले कुई होन को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मैं चरण के पास इसलिए आई थी क्योंकि मैं उससे पूछना चाहती थी कि क्या वह कुई होन को बचा सकता है। उसने राहुल से झूठ के साथ आधी सच्चाई कही। उसकी बात सुनकर राहुल के होंठ फड़फड़ाए, उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। श्रुति, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पति हत्यारी हो? ऐसा क्यों है कि तुमसे शादी करने वाला हर आदमी जेल में पहुंच जाता है? तुम इसका दोष मुझ पर कैसे लगा सकती हो? श्रुति की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम जेल इसलिए गईं क्योंकि तुमने चरण का रूप धारण किया और उसकी पहचान बदलकर उसकी यूनिवर्सिटी की जगह ले ली। कुई होन को खुद पैसों के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तुम दोनों ने अपराध किए और जेल गए। इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसने अभी तक पुरुषों के साथ अपनी बदकिस्मती की शिकायत भी शुरू नहीं की थी। दोनों ही अविश्वसनीय थे। राहुल ने खींचकर कहा, मेरे सामने मासूम बनने की हिम्मत मत करना। श्रुति, मैं बहुत पहले ही समझ गया था कि तुम कैसी औरत हो। क्या अपने पति को बचाने के लिए चरण को ढूंढ रही हो? मुझे लगता है कि तुम चरण के साथ संबंध बनाने के लिए इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, है ना? श्रुति के विचार उजागर हो गए थे और उसे तुरंत थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं अभी जेल से बाहर आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए पहले मुझे 500 युआन दो। राहुल ने उसके अपराधबोध भरे भाव देखे। काश वो उस औरत का गला घोंट सकता जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन ये सोचकर कि श्रुति को अभी भी उससे कुछ काम है, उसने अपना स्वर नरम कर लिया। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? श्रुति अविश्वास से अपनी ओर इशारा करते हुए बोली। राहुल, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने ससुराल में मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? श्रुति सचमुच गुस्से में थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जेल से रिहा होने के बाद राहुल उससे लिपट जाएगा। उसने न सिर्फ उसका शरीर जबरदस्ती छीन लिया, बल्कि वो उससे खर्च करने के लिए पैसे भी चाहता था। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जाओ और कोई रास्ता निकालो। संक्षेप में, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले श्रुति, तो तुम्हारा भाग्य बहुत बुरा होगा। राहुल श्रुति के और करीब झुक गया। उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटते हुए बोला, जब मैं अभी तुम्हारे साथ सोया था तो क्या ये काफ़ी आरामदायक नहीं था? तुम्हें आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है, फिर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। श्रुति की ठुड्डी दर्द से भीगी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वह महसूस कर सकती थी कि राहुल जेल में कुछ समय बिताने के बाद पहले की तुलना में बहुत अधिक निर्दयी और हृदयहीन हो गया था। 500 बहुत ज़्यादा है, मैं इतने नहीं पा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 200। श्रुति ने अपनी छिपी हुई बचत के बारे में सोचा और राहुल से कहा, ठीक है, तो पहले मुझे 200 युआन दो। राहुल ने उसे ज़मीन से उठाया। दोनों एक के बाद एक श्रुति के ससुराल की ओर चल पड़े। जब वे आसपास पहुंचे तो श्रुति ने राहुल से बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहा। बेहतर होगा कि तुम कोई चालबाजी करने की कोशिश न करो, राहुल ने उसे ठंडे स्वर में निर्देश दिया। समझ गई। श्रुति ने उसे घूरा, पैर पटका और जल्दी से कुई परिवार के घर भागी। अपने कमरे में लौटकर उसने अपनी छिपी हुई बचत टटोली और उसमें से 200 युआन निकाले। श्रुति का दिल मानो रो रहा था। कुई होंग से शादी के बाद वह मितव्ययिता से निजी कोष में केवल कुछ 100 युआन ही बचा पाई थी। अब राहुल को 200 युआन देना उसके लिए अपने शरीर का एक टुकड़ा काटने जैसा था। लेकिन अब राहुल तो मानो पागल हो गया था। कहते हैं न कि जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, और राहुल अब वही इंसान था जिसके पास खोने को कुछ नहीं था। श्रुति उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने दिल का दर्द दबाते हुए वह जल्दी से 200 युआन लेकर घर से बाहर भागी। ये लो, ये पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। मेरे पास बस इतना ही है, मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। राहुल, मुझे फिर कभी ढूंढने मत आना। श्रुति को बस यही उम्मीद थी कि राहुल के पैसे लेने के बाद वे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। हे, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल ने पैसे रख दिए। उसकी आंखें श्रुति को गहरे अर्थ से देख रही थीं। शू मेई, कुछ महीनों बाद तुम पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही हो। जब मेरा मन भर जाएगा तभी तुम्हें ना कहने का हक होगा। ये कहकर वह खिलखिलाकर हंसा और चला गया। श्रुति उसके पीछे हते हुए रूप को देखती रही। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। आज का राहुल इतना भयानक कैसे हो गया? क्या उसे आगे भी इसी आदमी से उलझना पड़ेगा? श्रुति, वह सिहर उठी। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए।
दोपहर में चरण को अचानक एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला व्यक्ति किंदाजी था। तियांगे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हम, बोलो। चरण ने सोचा कि किंदाजी उससे सब्जियों के ग्रीनहाउस और तरबूज लगाने के बारे में बात करने वाला है। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा, ये सोचकर कि वह हाल ही में इतना व्यस्त रहा था कि तरबूज के पौधे उगाना भूल गया था। राहुल जेल से रिहा हो गया है। वह कल दोपहर गांव लौट आया था। किंदाजी जानता था कि चरण और राहुल के बीच अनबन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे राहुल की वापसी की खबर चरण को तुरंत देनी पड़ी। राहुल जेल से रिहा हो गया है। चरण भी यह खबर सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ये सोचकर कि राहुल का अपराध बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए उसे ज़्यादा लंबी सज़ा नहीं होगी। अगर वह जेल में अच्छा व्यवहार करता तो उसकी जल्दी रिहाई मुमकिन थी। हाँ, वापस आने के बाद उसने गांव में तुम्हारे बारे में बहुत पूछताछ की। किंदाजी ने चरण को राहुल की वापसी के बाद गांव में की गई हर गतिविधि के बारे में बताया। सुनने के बाद चरण ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ दाजी, कृपया मेरे लिए राहुल पर कड़ी नज़र रखना। आखिरकार 20 साल से ज़्यादा साथ रहने के बाद भी चरण अपने सौतेले भाई को कुछ कुछ समझता था। राहुल के संकीर्ण और प्रतिशोधी स्वभाव को देखते हुए चरण द्वारा उसे जेल भेजने से चरण के मन में चरण के प्रति गहरी नफरत जरूर पैदा होगी। रिहा होने के बाद वह बदला लेने के बारे में जरूर सोचेगा। लेकिन चरण उससे नहीं डरता था। अगर राहुल आने की हिम्मत करता तो चरण इस मुसीबत को खत्म करने का मौका ही ले लेता। राहुल उससे खुलकर नहीं लड़ सकता था, चरण को बस राहुल की चालाक चालों से सावधान रहने की जरूरत थी। ठीक है तियांगे, चिंता मत करो, मैं उस पर कड़ी नज़र रखूंगा। किंदाजी ने तुरंत जवाब दिया। चारण के अधीन काम करके उसे कई लाभ मिले थे, इसलिए किंदाजी स्वाभाविक रूप से चारण के काम निपटाने में खुश था। वैसे तियांगे, यहाँ सब्जियों के ग्रीनहाउस पहले ही तोड़ने शुरू हो गए हैं। क्या अब हम तरबूज बोएंगे? हाँ, तुम लोग ज़मीन साफ कर लो और कुछ दिनों में मैं खेत जोतने के लिए लोगों को भेज दूंगा। चरण ने मन ही मन सोचा कि उसे तरबूज के पौधे उगाने के लिए समय निकालना होगा। हाँ ठीक है, किंदाजी ने तुरंत जवाब दिया। वैसे गांव में जिन ग्रामीणों के पास पड़ती ज़मीन है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या वे एक सीज़न में तरबूज बोने को तैयार हैं। उन्हें बताएं कि मेरे द्वारा दिए गए तरबूज के पौधे 4000 किलो प्रति म्यू से ज़्यादा उपज दे सकते हैं, और जो परिवार इस बसंत में तरबूज बोना चाहते हैं, मैं उन्हें मुफ्त में तरबूज के पौधे देने को तैयार हूँ। चरण ने एक पल सोचा और किंदाजी को निर्देश दिया। वर्तमान में तरबूजों की औसत उपज लगभग 2000 किलो प्रति म्यू है, और केवल थोड़ी बेहतर किस्में ही 3000 किलो प्रति म्यू तक पहुँच सकती हैं। चरण के पास तरबूज की उपज बढ़ाने के तरीके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनका उपयोग करना पड़ा। वह अपने मूल इरादे को नहीं भूला था, जो घरेलू कृषि का जोरदार विकास करना था। ठीक है तियांगे, मैं गांव के लोगों को बता दूंगा। किंदाजी ने चरण की सारी बातें लिख लीं। फ़ोन रखते ही चरण ने मेज़ पर रखी अधूरी लग्जरी कार की डिज़ाइन देखी और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यूजियान बुक स्टोर में सब कुछ समाहित है, लेकिन ज्ञान का ये विशाल सागर सिर्फ चरण के मन में ही बसा है। चाहे वह किसी भी पहलू से हो, उसे सिर्फ उसके जरिए ही फैलाया जा सकता था। इससे चरण को ऐसा लगा जैसे वह एक साथ दो जगहों पर नहीं हो सकता। अगले दिन चरण ने एक कृषि मशीन जुटाई और ज़मीन जोतने और खेती करने के लिए किन परिवार के गांव की ओर चल पड़ा। साथ ही उसने खरबूजे के पौधे उगाने की तैयारी भी शुरू कर दी। चरण का कृषि ज्ञान उस युग से कई दशक आगे था, इसलिए उसके लिए उच्च उपज वाले तरबूज के पौधे उगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। उसने कृषि ब्यूरो को बुलाया ताकि वह बाजार में वर्तमान में उपलब्ध सभी तरबूज के पौधों की किस्में इकट्ठा कर सके। चरण को बस इतना करना था कि उनमें से इष्टतम खेती के लिए उत्कृष्ट किस्मों का चयन करे। प्रायोगिक क्षेत्र में चरण की मदद के लिए सहायक और कर्मचारी मौजूद थे, इसलिए काम बहुत कुशलता से निपटाया गया। एक हफ्ते की व्यस्तता के बाद चरण ने सफलतापूर्वक उन्नत तरबूज के पौधे उगाए। उसने लू हुई को इन खरबूजे के पौधों को किन परिवार के गांव तक पहुंचाने के लिए कहा। इस बीच किन परिवार गांव में किंदाजी ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि सब्जियों के ग्रीनहाउस का मौसम खत्म होने के बाद वह तरबूज की खेती करेगा। उसने उन गांव वालों से भी पूछा जिन्होंने बसंत ऋतु के लिए ज़मीन आरक्षित कर रखी थी कि क्या कोई उसके साथ तरबूज की खेती करने को तैयार है। किन परिवार गांव के 100 से ज़्यादा घरों में से कई घरों ने बसंत ऋतु के लिए ज़मीन आरक्षित कर रखी थी ताकि दूसरी फसलें उगाई जा सकें। हालांकि कुछ ही घर ऐसे थे जो किंदाजी के साथ तरबूज की खेती करने को तैयार थे। किंदाजी ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि चरण द्वारा दिए गए तरबूज के पौधे ज़्यादा नहीं थे, बस लगभग 10 एकड़ ज़मीन पर ही लगाए जा सकते थे। इन लोगों का उसके साथ पौधे लगाने को तैयार होना ही चरण द्वारा दिए गए काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का संकेत था। तरबूज के पौधे उगाने के बाद चरण ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और उसे कृषि विज्ञान संस्थान के डीन जू होंगान को सौंप दिया।
अंदर सब्जियों के ग्रीनहाउस को बढ़ावा देने की योजना के अलावा सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए विस्तृत जानकारी और खेती की तकनीकें भी मौजूद थीं। चरण यह नहीं भूला था कि वह कृषि विज्ञान संस्थान में एक वरिष्ठ सलाहकार भी था। वह सिर्फ तनख्वाह लेकर कुछ नहीं कर सकता था। ये जानकारी मिलते ही जू होंगान ने तुरंत शोधकर्ताओं को इसका अध्ययन करने के लिए बुलाया। गहन अध्ययन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चारण द्वारा दी गई जानकारी कृषि उत्पादन के विकास को बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है। ये सब्जियों, फलों और फसलों की पैदावार को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। इसलिए जू होंगान ने चरण की जानकारी में सुझाए गए भौगोलिक स्थानों पर विभिन्न फसलों, साथ ही सब्जियों और फलों की प्रायोगिक खेती शुरू करने की भी व्यवस्था की। इस दौरान चरण अपने छोटे से आंगन में ईमानदारी से रहकर कारों के डिज़ाइन बनाते रहे। खरबूजे के पौधे उगाने में उन्हें कुछ दिन की देरी हो गई थी। अगर उन्होंने डिज़ाइन के चित्र जल्दी पूरे नहीं किए तो झांग जियानन शायद उनसे आग्रह करने लगेंगे। यूजियान बुक स्टोर में मौजूद कई लग्जरी कार मॉडलों में से चरण ने 2 मॉडल चुने। एक 7वीं पीढ़ी की मर्सिडीज बेंज एस क्लास थी, जिसका उत्पादन 1991 में ही शुरू हुआ था। इसका बाहरी रूप प्रभावशाली था और इसमें 12 सिलेंडर 6 लीटर इंजन वाला एक टॉप कॉन्फ़िगरेशन था, जो इसे बाद की पीढ़ियों के कई मालिकों और दिग्गजों के लिए एक आदर्श कार बनाता था। चीन में इसकी संदर्भ बिक्री मूल्य 10.2 लाख से 16 लाख युआन के बीच था। टाइगर हेड बेंज के अलावा दूसरी कार कैडिलैक डेविल थी, जिसकी 1994 और 1999 के बीच चीन में ज़बरदस्त बिक्री हुई थी। इस मॉडल की खासियत ये थी कि यह खूबसूरत, आकर्षक थी। इसकी बॉडी बहुत लंबी और प्रभावशाली थी, जो बड़े अधिकारियों और धनी व्यक्तियों के सौंदर्यबोध के लिए बेहद उपयुक्त थी। आपको ये भी जानना चाहिए कि बाद की पीढ़ियों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति की विशिष्ट कार थी। इसकी बिक्री कीमत भी 10 लाख से ज़्यादा थी। चारण ने डिज़ाइन ड्राइंग में थोड़े बदलाव किए, दोनों कारों के लिए नए कार लोगो डिज़ाइन किए, कुछ विस्तृत डिज़ाइनों में बदलाव किए और कुछ चीनी राष्ट्रीय शैली के तत्व जोड़े। चूंकि ये कारें घरेलू स्तर पर निर्मित थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनमें स्थानीय सांस्कृतिक रंग का समावेश होना जरूरी था। ड्राइंग और बदलाव करने में चारण ने कुल मिलाकर लगभग 1 हफ्ता बिताया और आखिरकार इन दोनों लग्जरी कारों के डिज़ाइन ड्राइंग और विस्तृत जानकारी तैयार की। झांग जियानन ने डिज़ाइन सामग्री लाने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा था, वह पहले ही रास्ते में था। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी डाक से नहीं भेजी जा सकती थी। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यात्रा कराने का इंतजाम करना ज़्यादा सुरक्षित था। उन्होंने ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाने की स्थापना की प्रारंभिक योजना पहले ही पूरी कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे चारण को डिज़ाइन चित्र और मुख्य तकनीकी जानकारी देने के लिए उत्सुक थे। झांग जियानन हाई शहर में जिस ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाने का निर्माण कर रहे थे, उसका नाम तियानजुन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप रखा गया था। चारण ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाने के नाम के समन्वय में इन 2 कारों का नाम क्रमशः तियानजुन चेंगफेंग और तियानजुन जियाओलोंग रखा गया। अगले दिन झांग जियानन ने चित्र प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा था, वह आ गया। वह झांग जियानन का सबसे बड़ा बेटा झांग झेंग्यान और झांग जिनिंग का सबसे बड़ा भाई भी था। झांग झेंग्यान इस वर्ष पहले से ही 29 वर्ष का था, एक बहुत ही परिपक्व और स्थिर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, झांग जिनिंग से लगभग 1 पीढ़ी अलग। हालांकि यह अमीर परिवारों में आम है। किसी को पता होना चाहिए कि झांग जियानन की अपनी मुख्य पत्नी के अलावा कई रखेलें थीं। उन्होंने 9 बच्चों को स्वीकार किया और इससे भी अधिक नाजायज़ बच्चे थे। जब झांग झेंग्यान चरण से मिले तो उनका रवैया बहुत विनम्र था। चरण ने उनका अच्छा स्वागत करने के बाद चित्र सौंपे जाने के बाद चरण आखिरकार आराम कर सका। इसी समय तियानशिंग ऑटोमोबाइल भी आधिकारिक तौर पर बाजार में बिकने लगी। 31 मार्च दूसरे चंद्र मास की 22वीं तारीख को चरण और अन्य लोगों ने जियांग शहर के केंद्र के एक व्यस्त इलाके में एक बड़ी इमारत किराए पर ली, जहां एक ऑटो शो आयोजित किया जाएगा। पिछले दिनों विभिन्न टीवी स्टेशनों, अखबारों और मनोरंजन समाचार पत्रिकाओं में व्यापक प्रचार के बाद तियानशिंग S1 ने पहले ही एक निश्चित स्तर की लोकप्रियता हासिल कर ली थी। तियानशिंग ऑटोमोबाइल शो वाले दिन जियांग शहर के आसपास के शहरों से कई लोग असली तियानशिंग S1 देखने आए थे। कुछ ने पहले ही अग्रिम राशि जमा कर दी थी, जबकि अन्य लोग निर्णय लेने से पहले इसे करीब से देखना और टेस्ट ड्राइव करना चाहते थे। लगभग 1000 लोगों के साथ यह ऑटो शो बेहद जीवंत था और कई मीडिया रिपोर्टर साक्षात्कार देने आए थे। कुछ को चरण और अन्य लोगों ने आमंत्रित किया था, जबकि कुछ अपनी इच्छा से आए थे। उनके साक्षात्कार और रिपोर्टों ने तियानशिंग ऑटोमोबाइल ब्रांड की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। ऑटो शो में आलीशान और खूबसूरत तियानशिंग S1 के अलावा चियोंगसम पहने कई लंबी टांगों वाली आकर्षक फिगर वाली हसीनाएं भी मौजूद थीं। इन हसीनाओं का स्वभाव और चेहरे लाजवाब थे। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित सेल्सकर्मी थीं। इन खूबसूरत सेल्सवुमेन की मौजूदगी में आधिकारिक लॉन्च के पहले ही दिन तियानशिंग S1 की बिक्री असाधारण रूप से अच्छी रही। आंकड़ों के अनुसार पहले दिन प्रदर्शनी हॉल में 98 कारें बिकीं और 165 वाहनों के लिए प्री ऑर्डर किए गए।
आपको बता दें कि आज जियांग सिटी के आसपास के अमीर लोग ही आए थे, इसलिए बिक्री की यह मात्रा पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक थी। तियानिक्सिंग S1 की इतनी अच्छी बिक्री देखकर जियांग सिटी के आसपास के कार शहरों के मालिक शांत नहीं बैठ सके। वे एक के बाद एक सहयोग मांगने आए। तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल के प्रभारी जेंग जिवांग इन कार डीलरों का स्वागत करते हुए और भी व्यस्त हो गए। तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री द्वारा उत्पादित 300 तियानिक्सिंग S1 के पहले बैच के लिए पहले ही दिन प्री ऑर्डर कर दिए गए थे। वर्तमान में कारखाने ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि तियानिक्सिंग S1 का दूसरा बैच जल्द ही उपलब्ध होगा। तियानिक्सिंग S1 की तेज बिक्री पूरी तरह से चरण की उम्मीदों पर खरी उतरी। आखिरकार ये कार पैसे के हिसाब से बेहतरीन कीमत देती थी। अपनी कीमत में कार ब्रांड्स के बीच अलग दिखती थी और इसकी परफॉर्मेंस भी दूसरे मॉडलों से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा कार का चिकना, शक्तिशाली और आकर्षक बाहरी डिज़ाइन बेहद आकर्षक था। कई कार प्रेमी इस मॉडल को देखकर सचमुच इसके दीवाने हो जाते। चरण द्वारा जेंग जिवांग को सिखाई गई मार्केटिंग रणनीतियों के साथ कार की भारी बिक्री होना लाजमी था। उस समय प्रदर्शनी हॉल के पीछे लाउंज में चरण, शरद और विक्रम एक सोफे पर बैठे गहरी बातचीत में मग्न थे। तियानिक्सिंग S1 का पहला बैच इतनी जल्दी बिक गया। अच्छा हुआ कि मैंने दूरदर्शिता दिखाए और हम भाइयों के लिए कुछ बचाकर रख लिए। विक्रम हंसा, उसकी आंखें उत्साह से भर आईं। शरद खिलखिलाकर हंसा, बिल्कुल, हम खुद को तकलीफ नहीं होने दे सकते, चाहे कोई भी झेले। अपनी कंपनी द्वारा निर्मित कार चलाने में बहुत अच्छा लगता है। तियानिक्सिंग S1 की टेस्ट ड्राइव के बाद शरद को लगा कि अब तक उसने जितनी भी गाड़ियां चलाई थीं, सब बेकार थीं। उनकी बातें सुनकर चरण की आंखों में भी मुस्कान आ गई। उसे भी तियानिक्सिंग S1 बहुत पसंद आए। यह उनकी तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री द्वारा जारी किया गया पहला क्लासिक मॉडल था। चाहे बॉडी हो, एक्सटीरियर डिज़ाइन हो, परफॉर्मेंस हो, सेफ्टी हो या इंटीरियर, कोई कमी नहीं थी। चरण ने पूछा, दूसरे बैच का उत्पादन कितना है? पहले बैच में 300 गाड़ियां थीं और आज ही बिक गईं। दूसरा बैच अभी उत्पादन में है, कुल 500 गाड़ियां हैं और उम्मीद है कि 10 दिनों के भीतर भेज दी जाएंगी। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। जब उन्होंने तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की थी तो तीनों ने शुरुआत में शुरुआती पूंजी के लिए $300,000 इकट्ठा किए थे। बाद में ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की स्थापना और आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू होने के बाद उनमें से प्रत्येक ने अतिरिक्त $300,000 का निवेश किया। शुरुआती दौर में कुल 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। हालांकि यह 12 लाख रुपए 300 कारों के उत्पादन के लिए काफ़ी नहीं थे। तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हाल ही में बैंक से 30 लाख रुपए का स्टार्टअप लोन लिया था और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सामान के लिए काफ़ी बड़ी रकम भी उधार ली थी, जिससे वे मुश्किल से 300 कारों का पहला बैच ही बना पाए। फिर बिक्री से पहले की अवधि में उन्होंने जमा राशि के रूप में अच्छी खासी रकम जमा कर ली, जिससे तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत तंग नहीं हुई। आज साइट पर इतनी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं तो कहा जा सकता है कि इससे मिलने वाली कमाई न सिर्फ बैंक लोन चुकाएगी बल्कि 500 कारों की अगली खेप बनाने के लिए पूंजी भी जुटाएगी। वाह, मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार की मांग पूरी करने के लिए 300 से 500 कारें काफ़ी नहीं हैं। हम उत्पादन लाइन का विस्तार करने की तैयारी कर सकते हैं, चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब जब हमने कारों का पहला बैच बेच दिया है और हमारे पास पैसे हैं तो हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं तियांगे। हम मालामाल होने वाले हैं। विक्रम का चेहरा खुशी से चमक उठा। तियानिक्सिंग S1 की कीमत 180,000 प्रति वाहन थी और पहले बैच में कुल 300 कारें थीं, जिनमें से 4 का इस्तेमाल उन्होंने खुद किया था और बाकी 296 कारें बिक गईं। अकेले कारों का ये पहला बैच 50 मिलियन से ज़्यादा में बिका। उन्होंने हिसाब लगाया था कि एक कार के उत्पादन और बिक्री पर लगने वाले सभी खर्च और करों को घटाने के बाद प्रति वाहन शुद्ध लाभ 38,000 था। इस प्रकार इन 296 कारों से 1 करोड़ से ज़्यादा का शुद्ध लाभ हुआ। चरण को, जिसके पास 60% शेयर थे, 6 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे, जबकि शरद और विक्रम, जिनके पास 20% शेयर थे, को भी 2 करोड़ से ज़्यादा मिलेंगे। ऑटोमोबाइल निर्माण कारखाना 2 महीने से भी कम समय से चालू था और उसने पहले ही इतना पैसा कमा लिया था जिससे स्वाभाविक रूप से उनमें उत्साह भर गया। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आगे चलकर हमें गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। हमारी तियानशिंग ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जा सकता। चरण ने दोनों को आगाह किया। चिंता मत करो तियांगे, चूंकि तुम व्यस्त हो इसलिए शरद और मैं लगातार चीज़ों पर नज़र रखेंगे ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। चरण ने सिर हिलाया, अपनी घड़ी पर नज़र डाली और फिर खड़े हो गए। देर हो रही है, क्या हम हुआंगान काउंटी वापस जाकर अच्छे से जश्न मनाएं? कारों की इतनी अच्छी बिक्री देखकर सभी बेहद खुश थे और शरद और विक्रम ने चरण के सुझाव पर तुरंत सहमति
दे दी। झेंग जिवांग जियांग सिटी में कार प्रदर्शनी के रैप अप का काम संभाल रहा था, इसलिए उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। झेंग जिवांग को कुछ निर्देश देने के बाद चारन और बाकी लोग जियांग सिटी छोड़ने की तैयारी में निकल पड़े। उन तीनों ने 3 तियानिक्सिंग S1 कारें चलाईं और सड़क पर वे बेहद शानदार लग रही थीं। शहर के कुछ लोग, जिन्होंने तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल के विज्ञापन देखे थे, उन पर ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहे थे। 180,000 युआन की एक कार उस जमाने में ज़्यादा लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं थे। चारन शायद ही कभी गाड़ी चलाते थे, आमतौर पर लू हुई ड्राइविंग करते थे। लेकिन तियानशिंग S1 चलाना वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उस समय लू हुई पैसेंजर सीट पर थे और चरन गाड़ी चला रहे थे। सच कहूं तो उनके ड्राइविंग कौशल बहुत कुशल नहीं थे, फिर भी वे कार के स्टीयरिंग व्हील को बखूबी नियंत्रित कर पा रहे थे। हुआंगान काउंटी तक वापस आते हुए इन कुछ कारों ने कई लोगों को अपनी ओर खींचा और उन्हें घूरा। शुक्र है, जैसे जैसे शाम ढलती गई, बाहर पैदल चलने वाले बहुत कम थे। जब तक चरन और बाकी लोग छोटे से आंगन में लौटे, शाम के 7 बज चुके थे। प्रिया ने कार की आवाज़ सुनी और मुख्य हॉल से बाहर निकली। उसका पेट थोड़ा सा दिख रहा था। चलो तियान, आज हम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। चरन उनके पास आया, उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। प्रिया उनके हाव भाव देखकर तुरंत समझ गई कि आज कारों की बिक्री बहुत अच्छी रही होगी। उसने मुस्कुराते हुए चरन से पूछा, कारों की बिक्री कैसी रही? 300 कारों का पहला बैच, सभी बिक गईं। चरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह, ये तो कमाल है। प्रिया की आंखें भी उत्साह से चमक उठीं। उसने झांग कियान और झांग जिनिंग को बुलाया और सभी उत्साह से पास के एक रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। उनके पहुंचने पर सभी ने व्यंजन ऑर्डर किए और शरद द्वारा लियू कुई कुई को ले जाने का इंतजार किया। लगभग 10 मिनट बाद जब सभी व्यंजन मेज पर परोसे गए तो शरद लियू कुई कुई को भी ले आए। सभी खुश दिख रहे थे और जश्न मनाने के लिए अपने गिलास ऊपर उठा रहे थे। तियानशिंग ऑटोमोबाइल की शानदार बिक्री जश्न मनाने लायक एक खुशी का अवसर है। आओ टोस्ट करें, चीयर्स। प्रिया 5 महीने से ज़्यादा की गर्भवती थी और लियू कुई कुई 1 महीने से ज़्यादा की गर्भवती थी। ये दोनों गर्भवती महिलाएं शराब नहीं पी सकती थीं, इसलिए उन्होंने सादा पानी पी लिया। बाकी सभी ने अपने वाइन के गिलास उठाए और उन्हें खाली कर दिया। 2 गिलास वाइन के बाद सभी ने खाया और बातें की और खाने की मेज पर माहौल गर्मजोशी और जीवंत था। खाना रात के 9 बजे के बाद तक चला, जब आखिरकार सभी लोग अलग हो गए। आसमान धुंधला था और सड़क के दोनों ओर लगी मंद रोशनी से जगमगाता हुआ चरन और उसका समूह छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा। अचानक पास से तेज कदमों की आहट सुनाई दी और लोगों का एक समूह परछाई से बाहर निकला। 5-6 लोग लाठी लिए हुए चरन और प्रिया पर शत्रुतापूर्ण भाव से टूट पड़े। ये देखकर चरन ने भी ऐसा ही किया कि हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने प्रिया को अपने पीछे से ढक लिया। लू हुई और झांग कियान ने भी सतर्कता के भाव दिखाए और चरन और प्रिया को रोक दिया। समूह का नेता, भयंकर त्रिकोणीय आंखों वाला एक आदमी, आगे बढ़ा और अपने पीछे अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, भाइयों जाओ, पुरुषों की टांगें तोड़ दो और महिलाओं को ले जाओ। बाकी 5 ने एक स्वर में जवाब दिया, अपनी लाठियों पर पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे चरन और दूसरों के पास पहुंचे। सेना से सेवानिवृत्त हुए 2 विशेष बल के सैनिक, लू हुई और झांग कियान, इस दृश्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनमें से एक बाईं ओर और एक दाईं ओर चरन और प्रिया की रक्षा करते हुए 6 हटे कट्टे आदमियों की ओर बढ़े। आंखों में भयंकर चमक लिए 6 हटे कट्टे आदमियों ने अपने हाथों में डंडे लू हुई और झांग कियान के सिरों की ओर घुमाए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू हुई और झांग कियान जैसे विशेषज्ञों के सामने वे कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 हटे कट्टे आदमी लू हुई और झांग कियान के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए, इससे पहले कि वे सभी हार गए और अपनी युद्ध क्षमता खो बैठे। कुछ तो बेहोश हो गए, जबकि अन्य के अंग उखड़ गए और वे कोई ताकत नहीं लगा पा रहे थे। लू हुई ने नेता की बाहों को मोड़कर उसकी पीठ के पीछे कर दिया और उसे चरन के सामने धकेल दिया। तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चरन ने अपने सामने त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी को ठंडी नजरों से देखा और पूछा। चेन जी का चेहरा इस समय पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था जब वह चरन और बाकियों को देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि दोनों पक्षों के बीच ताकत का इतना बड़ा अंतर होगा। हालांकि उनके पास ज्यादा लोग थे, फिर भी उन्हें तुरंत सिर्फ 2 लोगों ने ही निपटा दिया। इस पल चरन से निकलती ठंडक को महसूस करते हुए चेन जी का दिल बैठ गया। यह कोई था जिसने हमें रिश्वत दी थी ताकि आकर तुम्हें सबक सिखाए। चेन जी दांत पीसते हुए बोला, साफ साफ बताओ, वह व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें निर्देश दिया था? वह तुम सबसे क्या करवाना चाहता था? चरन यह नहीं भूला था कि जैसे ही ये लोग आए, वे पुरुषों की टांगें तोड़ने और महिलाओं को ले जाने की बात चिल्लाने लगे थे। वह व्यक्ति जब वह हमारे पास आया तो उसने टोपी और दुपट्टा पहना हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए हम नहीं जानते कि वह कौन है।
चेन जी ने उदास चेहरे के साथ कहा। उकसाने वाले ने जानबूझकर अपना रूप छिपाया था, इसलिए हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे चरण जानता हो। चरण की आंखें गहरी हो गईं और उसे तुरंत राहुल का ख्याल आया। राहुल हाल ही में हुआंगान काउंटी लौटा था और वह हमेशा चरण से बदला लेना चाहता था। बहुत मुमकिन था कि इन लोगों को उसने रिश्वत दी हो। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, उसने अपने सामने खड़े त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी से शांति से कहा। चेन जी के दिल में घबराहट हुई और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे और मेरे भाइयों को जाने दो, बस एक बार हमें छोड़ दो। चरण ने उसे ठंडी नज़र से देखा और लू हुई को संकेत दिया। लू हुई समझ गई और उसने चेन जी के पेट में जोर से मुक्का मारा। चेन जी दर्द से कराह उठे, उनका पूरा चेहरा विकृत हो गया। जल्दी बोलो, लू हुई ठंडे स्वर में चिल्लाया, अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो चेन जी को किसी भी पल मुक्का मारने को तैयार हो। चेन जी को बहुत दर्द हो रहा था, वह कमर के बल झुके, कुछ गहरी सांसें ली और फिर बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। चेन जी और उनके समूह के पास एक व्यक्ति आया और चरण और प्रिया को सबक सिखाने के लिए 1000 युआन की पेशकश की। उस समय वह व्यक्ति टोपी और दुपट्टा पहने हुए था, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था और उसने केवल इतना कहा कि अगर वे चरण की टांगें तोड़ सकते हैं तो वह 500 युआन अतिरिक्त देगा। उसने ये भी कहा कि वे चरण के बगल वाली महिला के साथ जो चाहें कर सकते हैं। चेन जी सचमुच ललचा गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। आज रात इतना अच्छा मौका देखकर उन्होंने कुछ भाइयों को कार्रवाई के लिए बुलाया। हालांकि चेन जी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वे चरण के बगल वाले अंगरक्षकों को हरा नहीं पाएंगे। अब जब वह चरण के हाथों में था, चेन जी को न केवल चरण के प्रति भय बल्कि परछाई में छिपे व्यक्ति के प्रति झुंझलाहट और घृणा भी महसूस हुई। उसे लगा कि उसे और उसके भाइयों के समूह को उस व्यक्ति ने फंसाया है। चरण ने चेन जी के मुंह से वह जानकारी जान ली जो वह चाहता था और उसने शांति से लू हुई को निर्देश दिया, इन लोगों की टांगें तोड़ दो और उन्हें अस्पताल के प्रवेश द्वार पर फेंक दो। ठीक है, लू हुई ने ये सुनते ही तुरंत जवाब दिया। उसे नहीं लगा कि चरण ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि अगर उसने और झांक कियान ने चरण और प्रिया की रक्षा नहीं की होती तो चरण और प्रिया का भाग्य और भी दुखद होता। चेन जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने फिर से दया की भीख मांगी, लेकिन लू हुई ने गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। चरण ने प्रिया का सहारा लिया और छोटे से आंगन की ओर चल दिया। झांक कियान उनके पीछे पीछे चल रहा था। वे जल्दी से छोटे से आंगन में लौट आए और चरण ने प्रिया को कुर्सी पर बिठाया। पत्नी, क्या तुम अभी डरी हुई थीं? चरण ने उसके लिए एक कप गर्म पानी डाला और धीरे से पूछा। प्रिया ने उसके हाथ से 2 घूंट गर्म पानी पिया और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जब वे पहले तो बाहर भागे तो मैं चौंक गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि हुईगे और कियान जी ने उन्हें जल्दी ही हरा दिया, इसलिए मुझे अब डर नहीं लगा। उसे अभी भी लू हुई और झांक कियान की ताकत पर काफी भरोसा था। आखिर कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, पति? प्रिया ने अभी अभी सुना था कि किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हत्यारे भाड़े पर रखे हैं। हो सकता है मेरा सौतेला भाई राहुल हो, चरण ने अनुमान लगाया। मैं कल किसी से जांच करवाऊंगा और अगर यह पुष्टि हो गई कि राहुल ने सचमुच हमें नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। प्रिया धीरे से चरण की बाहों में लिपट गई। चरण का आलिंगन गर्मजोशी भरा और आश्वस्त करने वाला था, जिससे उसे अनायास ही जम्हाई आ गई। वह 5 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी और देर तक नहीं जाग सकती थी, जल्दी थक जाती थी। उसे नींद आ रही थी। ये देखकर चरण उसे आराम करने के लिए कमरे में ले गया। अगली सुबह चरण और प्रिया नाश्ता कर रहे थे, तभी मुख्य हॉल में अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। चरण ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और फोन उठाने के लिए आगे बढ़ा। फोन के दूसरी तरफ से किन दाजी की आवाज आई। तियांगे, क्या ये तुम हो? मैं हूँ, चरण ने जवाब दिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है तियांगे। तुमने मुझे राहुल पर नजर रखने के लिए कहा था, है ना? मैंने पाया है कि वह हाल ही में काउंटी टाउन के अंडरग्राउंड कसीनो में काफी जा रहा है। किनदाजी की आवाज़ फ़ोन के जरिए चरण तक पहुंची। लगता है उसने बहुत सारा पैसा जीत लिया है और हाल ही में जब भी वह किन फैमिली विलेज लौटता है तो ढेर सारा स्वादिष्ट खाना पीना लेकर आता है। और मैंने ये भी देखा कि श्रुति भी उसके साथ किन फैमिली में रह रही है। किनदाजी की बातें सुनकर चरण अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि आधे साल से ज़्यादा जेल में बिताने के बाद राहुल ज़्यादा काबिल हो गया था। और श्रुति, क्या वह चरण के साथ संबंध नहीं बना पाए, इसलिए वह फिर से राहुल के पास चली गई? तो क्या लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों को किराए पर लेने की यह हरकत इस घटिया जोड़ी की साजिश हो सकती है? चरण ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ठीक है, मैं समझ गया दाजी। तुम उन पर नजर रखना, उन्हें पता न चलने देना। चरण ने किनदाजी को कुछ निर्देश देने के बाद फोन रख दिया। मेज पर वापस आकर बैठते हुए प्रिया ने चिंता से पूछा, कुछ गड़बड़ है क्या?
नहीं, मैंने किसी को राहुल पर नजर रखने को कहा ताकि पता चल सके कि वह पर्दे के पीछे कुछ कर रहा है या नहीं। चरण प्रिया को समझाया। हम दोनों नाश्ता करते रहे और खाना खत्म होने के बाद चरण लूहुई के साथ छोटे आंगन से बाहर चला गया। झांग कियान प्रिया की सुरक्षा के लिए छोटे आंगन में ही रुक गया। चरण और लूहुई के जाने के बाद वे सबसे पहले उस छोटे आंगन में गए जहां किशोर मार्शल आर्ट सीख रहे थे। अब तेज ताकत से मुक्का मार रहे किशोरों को देखकर चरण की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उसने चेन गैंग को ढूंढा और सीधे बोला, चेन अंकल, इन बच्चों में से कुछ सबसे ताकतवर बच्चों को चुनिए, मुझे उन्हें एक मिशन सौंपना है। हाँ बॉस, चेन गैंग ने शब्दों पर झट से सिर हिलाया। 6 बच्चे, एरमाओ, छोटी मछली, डिंगडांग, तुम चारों यहाँ आओ। जिन बच्चों के नाम उसने पुकारे वे तुरंत आंगन से दौड़कर आए। मालिक तुम्हें काम सौंपना चाहते हैं। अब से तुम उनका अनुसरण करोगे और उनकी आज्ञा मानोगे, चेन गैंग ने चारों बच्चों से कहा। चरण ने ऊपर देखा और बच्चों को देखा तो पाया कि ठीक 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। वे सभी युवा लग रहे थे। सबसे बड़ा 18 साल से ज्यादा का नहीं था और सबसे छोटा शायद सिर्फ 15 साल का। चरण ने लूहुई से उनका परीक्षण करवाया तो उसने पाया कि ये बच्चे तेजी से प्रगति कर रहे थे, युद्ध की तकनीकों में निपुण हो रहे थे और 5 साधारण बलवान आदमियों से अकेले ही मुकाबला करने में सक्षम थे। गौरतलब है कि उन्हें अभी कुछ ही महीनों का प्रशिक्षण मिला था। अगर वे प्रशिक्षण जारी रखते तो वे निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाते। चरण ने मन ही मन सोचा कि अब से वह उन्हें अपने साथ रखेगा और खुद उनका मार्गदर्शन करेगा। उनके नाम पूछने के बाद चरण कुछ अवाक रह गया। सभी बच्चे हुआंगान काउंटी के आसपास के गांवों में पले बड़े थे। विभिन्न परिस्थितियों के कारण उन्हें महत्व नहीं दिया गया और उनके उचित नाम भी नहीं रखे गए। चरण ने इन चारों बच्चों के नाम उनके उपनामों के आधार पर लियू जियानचुन, झोउ मिंगक्सिया, चेन युवानकियू और लू जिदोंग रखे। उनका नाम चुनशिया कियू डोंग था, जो याद रखना आसान था। वे सभी होशियार थे और उनकी युद्ध क्षमता भी अच्छी थी, जिससे वे इन बच्चों में सर्वश्रेष्ठ थे। अब चरण का उन्हें चुनना उन्हें अपने साथ रखने और उन्हें परिस्थितियों से निपटने की क्षमता का प्रशिक्षण देने के लिए भी था। अच्छे नाम पाकर बच्चों ने तुरंत चरण को धन्यवाद देते हुए प्रणाम किया। उनकी नज़र में चरण उनका उपकारक, उनका भरण पोषण करने वाला था, इसलिए वे उसका आदर और कृतज्ञता से सम्मान करते थे। यहाँ छोटे से आंगन में चरण ने उन्हें पढ़ना लिखना और सिद्धांतों को समझना सिखाने के लिए एक सांस्कृतिक अध्ययन शिक्षक को नियुक्त किया था, इसलिए ये बच्चे अब निरक्षर नहीं रहे। बाकी बच्चों को छोटे से आंगन में प्रशिक्षण जारी रखने के लिए छोड़कर चरण लियू जियानचुन और अन्य बच्चों के साथ चला गया। कार में बैठने के बाद चरण ने लूहुई को निर्देश दिया, किन परिवार के गांव की ओर। लूहुई ने सिर हिलाया, कार का स्टीयरिंग बदला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वे अभी किन परिवार के गांव से कुछ दूर थे तो चरण ने लूहुई को पार्किंग की जगह ढूंढने को कहा। उसने झोउ मिंगक्सिया और चेन युवानकियू को कार में इंतजार करने को कहा, जबकि बाकी लोग चरण के पीछे पीछे चल पड़े। पैदल किन परिवार के गांव की ओर। वे गांव वालों को दरकिनार करते हुए किन परिवार के घर पहुंच गए। चरण ने किन परिवार के आंगन की ओर इशारा किया और दोनों को राहुल का हुलिया बताया। जियाओ चुन, जियाओ डोंग, तुम दोनों राहुल नाम के इस व्यक्ति पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर वह कोई असामान्य हरकत करे तो मुझे तुरंत सूचित करो। शहर में एक फ़ोन नंबर है, इसलिए अगर कोई आपात स्थिति हो तो तुम दोनों मुझे फ़ोन करके सूचित कर सकते हो। चरण ने उन्हें विस्तृत निर्देश दिए, उन्हें छाया में छिपकर राहुल पर नजर रखने को कहा, उसे बिना बताए। जी हाँ सर, चिंता मत करो, हम उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने तुरंत और चतुराई से जवाब दिया। सर ने उन्हें यह पहला काम दिया था और वे इसे अच्छी तरह से पूरा करने के लिए दृढ़ थे। चरण ने अपनी जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली और दोनों युवकों को दे दी। तुम बारी बारी से आराम कर सकते हो और खा सकते हो। शहर में जो भी ज़रूरत हो खरीद लेना। जी हाँ सर। चारण को उन पर इतना भरोसा करते देख दोनों युवकों की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। चारण निर्देश देने के बाद वह लूहुई के साथ चला गया। गांव के पूर्वी छोर पर 2 मुंह जमीन से गुजरते हुए उसने देखा कि खेत में तरबूज के पौधे काफी बढ़ गए थे, एक हरा भरा विस्तार। कार में वापस चारण ने लूहुई को कार चलाने का निर्देश दिया और झोउ मिंगक्सिया और चेन युवानकियू को वापस हुआंगान काउंटी ले गया। छोटे से आंगन में लौटने पर चारण ने दोनों युवतियों को प्रिया और झांग कियान से मिलवाया। अब लियू जियानचुन और अन्य 3 के साथ लूहुई और झांग कियान भी आराम कर सकते थे, अन्यथा उन दोनों को वास्तव में छुट्टी भी नहीं मिलती। झोउ मिंगक्सिया 17 साल की थी और चेन युवानकियू सिर्फ 15 साल की। प्रिया की नज़र में वे पड़ोस की छोटी बहनें जैसी थीं। हालांकि दोनों कमज़ोर दिखती थीं, लेकिन उनकी विस्फोटक शक्ति बहुत तेज थी। चरण ने झांग कियान से कहा कि जब उसके पास समय हो तो वह उन्हें गाड़ी चलाना सिखा दे। आखिरकार वे भविष्य में प्रिया की कड़ी सुरक्षा करेंगे और गाड़ी चलाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा।
किन परिवार गांव। राहुल और श्रुति कमरे में नशे में धुत होकर सुबह 10 बजे तक सोते रहे। कल रात उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए उठने के बाद भी हैंगओवर के कारण उन्हें सिर दर्द हो रहा था। राहुल बिस्तर से उठकर बैठ गया और अपनी कनपटियां सहलाने लगा। श्रुति ने उसकी हरकत महसूस की और वह भी उठकर बैठ गई और उसे पीछे से गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। फैंग गेटिल्ड उसने राहुल के कान में एक सांस फूंकी। उसकी आवाज में एक आकर्षक मोहकता थी। हालांकि राहुल ने उसे दूर धकेलते हुए ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो, मुझे कुछ काम है। श्रुति ने अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींचा, बिस्तर पर गिरे कपड़े उठाए और जल्दी से पहन लिए। राहुल ने अपने कपड़े पहने, जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली और बिस्तर पर फेंक दी। ये पैसे ले लो और खर्च कर दो। घर का खाना अच्छा बनाना। राहुल ने श्रुति की तरफ देखा और कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है फैंग जी, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी टिल्ड। श्रुति ने पलकें झपकाते हुए राहुल को आंख मारी। राहुल के जाते ही श्रुति ने तुरंत बिस्तर पर पड़े पैसे उठा लिए। उसकी आंखें चमक उठीं। राहुल ने जेल में जुए के बेहतरीन हुनर सीखे थे और लौटने के बाद उसने इन हुनरों का इस्तेमाल अंडरग्राउंड कसिनो में ढेर सारा पैसा जीतने में किया। श्रुति शुरू में राहुल को नापसंद करती थी, लेकिन फिर राहुल ने उसे 1000 युआन से ज्यादा दिए और श्रुति का रवैया तुरंत बदल गया। अब उसने अपने ससुराल वालों से कहा कि वह मायके रहने जा रही है, लेकिन असल में वह राहुल के साथ वापस आ गई थी। श्रुति की राय में अगर राहुल उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके तो वह उससे दोबारा शादी करने को भी तैयार होगी। राहुल को अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह किन परिवार के घर से निकलेगा, कोई चुपचाप उसके पीछे पीछे आ जाएगा। लियू जियानचुन और लू झिदोंग चरण द्वारा दिए गए कार्य को पहली बार पूरा करने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन उन्हें चरण की यह हिदायत भी याद थी कि राहुल को उनका पता न चले। इसलिए वे दोनों राहुल के पीछे पीछे एक दूसरे से काफी दूरी बनाए रखते हुए बस कुछ दूरी से ही चल रहे थे। किन परिवार के गांव से निकलने के बाद राहुल शहर की ओर गया और हुआंगान काउंटी जाने वाली बस पकड़ने की तैयारी करने लगा। लियू जियानचुन और लू झिदोंग एक आगे और एक पीछे यात्री होने का नाटक करते हुए उसी बस में सवार हो गए जिसमें राहुल था। हुआंगान काउंटी पहुंचने पर राहुल एक चौराहे पर उतर गया। इस चौराहे पर कई यात्री उतर गए और लियू जियानचुन और लू झिदोंग भी बस से उतर गए। राहुल के काफी दूर जाने के बाद ही दोनों चुपचाप उसके पीछे चले। राहुल चेंगनान जेल गया। लौटने के बाद उसने जेल में झाओ कैफेंग और किन झेंगगुओ से कभी मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि उसे जेल जैसी जगहों से नफरत थी। आखिरकार वह आधे साल से अधिक समय से वहां कैद था। लेकिन झाओ कैफेंग और किन झेंगगुओ आखिरकार उसके माता पिता थे, इसलिए भले ही वह जेल से नफरत करता हो, उसे उनसे मिलने जाना था। जेल पहुंचने पर राहुल झाओ कैफेंग और किन झेंगगुओ से मिलने के लिए आवेदन करने गया। जल्द ही जेल के मुलाकात कक्ष में राहुल क्रमिक रूप से झाओ कैफेंग और किन झेंगगुओ से मिला। जो लोग पहले केवल 40 वर्ष के थे, वे अब 60 वर्ष के बुजुर्गों जैसे दिखने लगे, दुर्बल, सफ़ेद बालों वाले और कमजोर। राहुल को देखते ही किन झेंगबुओ और झाओ कैफेंग दोनों फौरन रो पड़े और जेल में बिताए अपने दर्दनाक और कष्टदायक दिनों का जिक्र करने लगे। चरण के आने के बाद से किन झेंगबुओ और झाओ कैफेंग की स्थिति और भी कठिन हो गई थी। उन्हें न तो खाने को मिलता था और न ही पहनने को। दूसरे कैदियों द्वारा अलग थलग और तिरस्कृत किया जाता था, जो उन पर हुक्म चलाते थे और जरा सी भी बात पर उन्हें पीटते थे। इसीलिए वे दोनों इतनी जल्दी बूढ़े हो गए। जब राहुल ने किन झेंगबुओ और झाओ कैफेंग को उनकी इस हालत में देखा तो अनायास ही उसके अंदर गुस्से का एक ज्वार उमड़ पड़ा। चिंता मत करो, मैं चरण को नहीं छोड़ूंगा। उसका अंत अतुलनीय रूप से दुखद होगा। राहुल ने झाओ कैफेंग और किन झेंगबुओ को आश्वस्त किया। बेटा कृपया हमारी कुछ व्यवस्था करो, यहाँ हमारे दिन बहुत कठिन हैं। किन झेंगबुओ ने राहुल से विनती की। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। झाओ कैफेंग भी उत्सुकता से देख रहे थे। मैं समझ गया। राहुल ने सिर हिलाया और ज्यादा देर तक उनसे बात किए बिना वह उठकर जेल से बाहर चला गया। जेल का माहौल उसे उस दमनकारी एहसास की याद दिला रहा था जो उसने पहले कैद में महसूस किया था। राहुल को ये जगह बहुत नापसंद थी। चेंगनान जेल से बाहर निकलते हुए राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। उसका मानना था कि उनके परिवार की यह हालत पूरी तरह से चरण की वजह से हुई है। चरण ने उसे श्रम के जरिए सुधार करने वाला कैदी बना दिया था, उसे दूसरों की अवमानना का शिकार बनाया था और किन झेंगबुओ और झाओ कैफेंग को इतना दुखी बना दिया था। उसे बदला लेना ही था। अपनी दिशा तय करने के बाद राहुल एक निश्चित क्षेत्र की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद वह एक पुराने जीर्ण शीर्ण नागरिक घर के पास पहुंचा। राहुल ने अपनी टोपी नीचे की और दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया। तभी वह आगे बढ़ा और दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। दस्तक दस्तक दस्तक। दस्तक देने के बाद राहुल दरवाजे पर खड़ा होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से आखिरकार कदमों की आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे के पीछे खड़ा था और सावधानी से पूछा, कौन है?
मैं हूँ, राहुल ने धीमी गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर अंदर मौजूद व्यक्ति ने अंदर से दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे से एक जख्मी चेहरे वाला आदमी प्रकट हुआ। जख्मी चेहरे वाले आदमी ने राहुल को गौर से देखा। सिर से पांव तक उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और वह अचानक चिल्लाया, लिए गो। झांग हाय, अपने हथियार उठाओ, चलो अपने बॉस का बदला लेते हैं। आ रहा हूँ। जख्मी चेहरे वाले आदमी ने बाएं दाएं देखा, दरवाजे के पीछे से फावड़ा पकड़ा और राहुल के सिर पर दे मारा। राहुल के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था और वह जल्दी से एक तरफ हट गया, तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया। जैसे ही वह जख्मी चेहरे वाले आदमी से दूर हुआ, वह गुस्से से बोले, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो? फिस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही 2-3 लोग घर से बाहर निकले और राहुल को घेर लिया, उसे पीटने लगे। राहुल को गलती से कुछ घूंसे लगे और वह दर्द से कराह उठा। तुमने हमारे भाई जी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। भाइयों, चलो आज उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। कई गुंडों ने लाठियां थामकर राहुल पर जोर से वार किया। राहुल बार बार चिल्लाया, गुस्से से उन पर चिल्लाया, तुमने मेरे पैसे लिए और तुम अभी भी मुझे मार रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो अंडरवर्ल्ड के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? हे, कुछ गुर्गों ने व्यंग्य किया, तुमने हमारे कई भाइयों के पैर तोड़ दिए हैं। तुम इस पिटाई के लायक हो। ये कहने के बाद गुर्गों ने राहुल पर हमला करना जारी रखा। चेन जी के नेतृत्व में 6 लोगों ने कल रात एक पैर तोड़ दिया था और राहुल ने उन्हें जो 1000 युआन दिए थे वे उनके इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। इन गुंडों को देर से एहसास हुआ कि चरण ऐसा व्यक्ति था जिसे वे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में अपने नियोक्ता राहुल के प्रति नाराजगी थी। राहुल को पीटा गया, वह अपने सिर को हाथों में लेकर इधर उधर भागता रहा और जल्द ही, रुको, मुझे मारना बंद करो, रुको, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस रुको। उसकी बात सुनकर बदमाशों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने हाथ रोक लिए। राहुल कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और पैसों की एक गड्डी निकालकर उन्हें थमा दी। एक आदमी के पैसे छीनने के बाद उसने अपने बगल में खड़े अपने 2 साथियों को इशारा किया, तुम दोनों इसे पकड़कर मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसकी तलाशी लेता हूं कि इसके पास और कितने पैसे हैं। हे, ठीक है भाई की आंग। दोनों बदमाशों ने राहुल की बाहें पकड़ रखी थीं, एक एक बगल में, जबकि भाई की आंग नाम का आदमी आगे बढ़ा और राहुल के सामान में हाथ डालने लगा। उसे सचमुच बहुत सारा पैसा मिला। ठीक है, इसे पीटकर बाहर निकाल दो और ये मामला खत्म। भाई की आंग ने दोनों गुर्गों को एक भयावह मुस्कान के साथ आदेश दिया। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, फिर कभी कोई तुम्हारी सेवाएं नहीं लेगा। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक थी। तुमने मेरे भाइयों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया, तुम इसी के लायक हो। भाई की आंख ने अपना पैर उठाया और राहुल की छाती पर जोर से लात मारी, उसका स्वर उग्र था। बाकी 2 गुर्गों ने भी राहुल को घूंसे और लातें मारना जारी रखा। वे तब तक जारी रहे जब तक राहुल का राह भी नहीं सका। फिर 2 गुर्गों ने उसे उठाकर एक सुनसान गहरी गली में फेंक दिया। उफ, तुमने हमारे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, यही अंजाम होगा। दोनों बदमाशों ने चरण पर थूका और जल्दी से चले गए। राहुल गली की गहराई में रह गया, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। जमीन पर लेटकर थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने पूरे शरीर में तेज दर्द सहा और गली के बाहर की ओर रेंगता हुआ चला गया। जैसे ही वह बड़ी मुश्किल से गली के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, अचानक कई कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और उसने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा ऊपर उठाया, जो सुअ के सिर जैसा सूजा हुआ था। उसकी धुंधली दृष्टि में कई आकृतियां पास आती गईं। जब उसने सबसे आगे वाले व्यक्ति को साफ देखा तो राहुल के दांत किटकिटा उठे। किन तियान। वह जमीन पर लेट गया, अपना सिर उठाकर चरण को घूरता रहा, उसकी निगाहें किसी जहरीले सांप की तरह जहरीली थीं। चरण उसके पास आया और ऊपर से राहुल को देखा, उसके चेहरे पर बहुत उदासीनता थी। राहुल, बहुत समय हो गया, तुमने आखिर क्या किया? उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? राहुल ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, उसका स्वर आक्रोश और उलझन से भरा था। भाई जी का समूह उसके खिलाफ क्यों हो गया? तुम मुझसे पूछ रहे हो? चरण ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उपहास भरा था। राहुल, क्या ये लोग तुम्हारे द्वारा खरीदे नहीं गए थे? तुमने हथियारों को किराए पर लेने के लिए पैसे खर्च किए, जो मुझे और मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम्हारी बदला लेने की योजना विफल हो गई है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों? हे, कितना हास्यास्पद है। मैंने तुम्हें कम करके आंका था। राहुल ने अपने दांत पीसते हुए चरण को दुर्भावनापूर्ण आंखों से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे विकास की गति को कम करके आंका था और उससे भी अधिक तुम्हारी निर्दयता को। अब जब मैं तुम्हारे हाथों में हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ओह, चरण ने हल्के से सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो, मैं वाकई निर्दयी हूं, खासकर उन लोगों के प्रति जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। राहुल,
मैं तुम्हें दर्द में, अंतहीन यातना में जीने दूंगा। ये कहने के बाद वह कुछ कदम पीछे हटा और अपने पीछे चल रहे दोनों युवकों को शांति से निर्देश दिया, जाओ, इसके दोनों हाथों को अपन बना दो। लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने यह सुनकर आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, लेकिन हिचकिचाए नहीं। वे दोनों कदम दर कदम राहुल की ओर बढ़े। राहुल की आंखों में डर उभर आया। वह पीछे हटना चाहता था, बच निकलना चाहता था, लेकिन इस समय वह जमीन से उठ भी नहीं सकता था। चरण, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुम, आहा हा हा। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।